रिप्रोडक्टिव हेल्थ, देखो रिप्रोडक्शन चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हो। रिप्रोडक्शन के अंदर जितने भी आपके पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनकी हेल्थ यानी कि उनको हम सही किस तरह से रखें, उनको सेफ कैसे रखें, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस क्या हैं, प्रेगनेंसी को कैसे अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, या फिर इसके अलावा जो भी चीजें हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, वो इस चैप्टर में हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं अलोंग विद द डिजीजेस के साथ, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर नंबर 3, इंट्रोडक्शन की हम बात करें यहाँ पे, तो हमें इसके अंदर देखो पहले तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन पढ़नी है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्चुअली है क्या। हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ते आए हैं। हेल्थ की डेफिनेशन जब हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ी थी तो उसके अंदर हम बोलते थे कि हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी सोशल हेल्थ वो सही होगी तभी हम हेल्दी कहलाएंगे। सिर्फ डिजीज फ्री होना हेल्दी होना नहीं होता, ठीक है। वो किसी भी तरह की हेल्थ हो, सब पे ही लागू होती है बात। समझ आ रही है बात क्या बोल रही हूं? हेल्दी होना सिर्फ डिजीज फ्री होना नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमें आज के टाइम कोई डिजीज नहीं है लेकिन फिर भी मैं अपने डेली रूटीन्स नहीं कर पा रही हूं, अपने काम की तरफ नहीं ध्यान दे पा रही हूं, मेंटली मैं डिस्टर्ब हूं, तो क्या मैं हेल्दी हूं? नहीं। सोशल में सही नहीं हूं तो मैं हेल्दी नहीं हूं, ठीक है। फिजिकली मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं हेल्दी नहीं हूं। तो फिजिकल तो वही आ गया, डिजीज होना या ना होना। इसके अलावा भी अभी एक फोर्थ कॉन्सेप्ट भी रिसेंटली ऐड हुआ जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ। क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअल हेल्थ। इसके अंदर योगा पे कितना फोकस दिया गया है जिससे हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ सही रहे। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू WHO है क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसने क्या बोला कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस अ टोटल वेलबींग। हर एस्पेक्ट में आप हेल्दी होना चाहिए, आपका हेल्दी होना जरूरी है इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्योंकि आप बात कर रहे हो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो सभी एस्पेक्ट्स में आपका ठीक होना जरूरी है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो। अब देखो रिप्रोडक्शन को लेके फिजिकल हेल्थ क्या कहती है कि आपके जितने भी गॉनाइड्स हैं दे आर वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है। आप जो है रिप्रोडक्शन कर पा रहे हो, आप स्टेराइल नहीं हो, फर्टाइल हो, यू कैन प्रोड्यूस योर बेबीज। क्लियर? यू कैन कॉपुलेट वेरी इजिली, राइट। नेक्स्ट है इमोशनल। देखो समझो, जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने पार्टनर को कंसिडर करते हैं इसमें, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक अकेले इंसान की नहीं हो सकती, इट विल ऑलवेज बी इन पेयर बिकॉज 2 पीपल आर इन्वॉल्व हेयर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम यहां बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की हम यहां बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ की हम यहां बात कर रहे हैं, ठीक है। अब दोनों में से एक भी पार्टनर इमोशनली अनबैलेंस्ड है, ठीक है, तो वो अनहेल्दी है। एक इंसान है सारा दिन रोता ही रहता है, ठीक है, तो भी खतरनाक है, ठीक है। या इमोशनली एक इंसान को सिर्फ रिप्रोडक्शन के बारे में सोचता जा रहा है, सेक्सुअल एक्टिविटीज के बारे में भी सोचता जा रहा है, तो भी दूसरे जो उसका पार्टनर है देन ऑल्सो इट्स अ डिफिकल्ट कंडीशन, राइट। सो दोनों सेम ट्रैक पे चले, राइट, देन एंड ओनली देन इमोशनल हेल्थ विल बी इन फेवर। क्लियर? सोशल हेल्थ, एक ऐसा पर्सन जिसका सोसाइटी में नाम बहुत खराब हो चुका है या कुछ भी है ना, तो सोशल गैदरिंग में नहीं जाता, तो क्या उससे लोग अटैच होंगे, बात भी करना पसंद करेंगे? नहीं। तो सोसाइटी में आपका नाम क्या है, ये सोसाइटी में नाम की भी बात नहीं करें, आप लोगों के साथ किस तरह से कनेक्ट करते हैं, सोशल क्या है आप, वो भी इंपॉर्टेंट है, बिहेवियर आपका। क्लियर? समझ आ रही है बात? चलो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या क्या स्ट्रेटेजी हमारी जो गवर्नमेंट है लेके आई या नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी लेके आई। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जब हम बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। रिप्रोडक्शन स्टार्ट कब से करना स्टार्ट किया हमने? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एक ऐसा फेज होता है ह्यूमंस के अंदर जिससे रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जानी शुरू हो जाती है। तो प्यूबर्टी यानी कि एडोलेसेंस को ध्यान में रखना है। जो उस टाइम प्रॉब्लम्स आती हैं एक बच्चे को, उसको काउंसलिंग टाइम टू टाइम होनी चाहिए, है ना, एक तो वो पार्ट आ गया। उसके बाद जब वो अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ में आया तो उसको सारी चीजों की नॉलेज सबसे पहले होनी चाहिए, तभी रिप्रोडक्शन का जो एक पार्ट है हमारी जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें हमने डाला हुआ है, ठीक है, तो वो एक एस्पेक्ट आ जाएगा। उसके बाद रिप्रोडक्शन हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई है, प्रेगनेंसी टाइम, तो एक मदर को किस तरह से अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रखना है, कौन कौन से मिनरल्स वाइटामिन की नीड होती है, वो भी गवर्नमेंट ध्यान देती है ना। तो आपने सुना भी होगा आंगनवाड़ी जितनी भी है हमारी, है ना, और बहुत सारी एनजीओज भी हैं, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी जो उस पर काम करती हैं। उसके बाद पार्चुरेशन की बारी है, डिलीवरी की बारी है,
पहले डिलीवरी घर पे हो जाया करती थी, बट अब नहीं होती है, अब इसको बिल्कुल अवॉइड किया जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, बच्चे को कोलेस्ट्रम ही देना चाहिए कुछ स्टार्टिंग के डेज में, मदर फीड पे ही रखना चाहिए, और मदर को पोस्ट नेटल केयर ऑफ चाइल्ड एंड द मदर ऑल्सो, डिलीवरी के बाद दोनों की केयर कैसे करनी है। हमारे हिंदू कल्चर में तो है 1.25 महीना उसको घर पे रखना है, बहुत केयर के साथ रखना है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस उसको नहीं देना, अदरवाइज स्ट्रेस आया तो इवन आपके जो ऑर्गन्स है ना, कई बार वो काम करना बंद कर देते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, आप डेटा को देखो तो बहुत सारी विमेन जो है वो फिजिकली अनबैलेंस्ड हो जाती हैं आफ्टर डिलीवरी, बहुत सारी कमियां उनकी बॉडी में आ जाती हैं, तो वो एक पार्ट हो गया। इसके अलावा देखो, ये तो पार्ट हो गया रिप्रोडक्शन को लेके, फैमिली को आगे बढ़ाने से, है ना। अदरवाइज भी रिप्रोडक्शन सिर्फ फैमिली को बढ़ाने के लिए नहीं है, दे आर ऑल्सो फॉर आर डिजायर्स, है ना। तो अपने डिजायर्स को कहां तक रखना है, उसके लिए प्रिकॉशंस हमें क्या लेनी चाहिए, उसके बारे में नॉलेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में नॉलेज एक गर्ल को देना, ये सारी चीजें जो है एक प्रॉब्लम्स भी हैं और इसका सॉल्यूशन भी हमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो इन चीजों के लिए प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटेजी क्या क्या हुई वो हमने देखना है। इंडिया के अंदर एक टाइम था कि रिप्रोडक्शन जो है, यानी कि जो पॉपुलेशन का रेट जो है इतना बढ़ गया कि हमें एक प्रोग्राम चलाना पड़ा जिसका नाम था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, एफपीपी। इन 1951 इंडिया सबसे पहली कंट्री थी जिसने इस तरह का कुछ प्लान ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, इसके अंदर एक स्लोगन था, हम दो हमारे दो। ठीक है, मतलब क्या था, दो पेरेंट यानी कि मदर एंड फादर और दो ही बच्चे करेंगे तो सही है। कुछ इसके लिए ये स्ट्रेटेजीज भी अपनाई गई कि उनको लाइक पॉलिटिक्स में जब पर्सन जाना चाहता है उसको सीट नहीं मिलेगी, उसको टिकट्स नहीं मिलेगी, ये बहुत सारे बेनिफिट्स को कट ऑफ कर दिया गया जिनकी लार्ज फैमिलीज हैं। तो लोगों को अवेयरनेस आई भाई ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अदरवाइज हम अपने बड़ों को देखें, नाना नानी दादा दादी, तो भाई 5-5 पापा औरों के भाई हैं, है ना, मम्मी और की मासियां हमारी 5-5 चेचे हैं, बट अब तो नहीं है। इवन अभी का जो कल्चर चलता आ रहा है, हम दो हमारा एक, वन चाइल्ड नॉर्म पे हम लोग आ गए हैं। क्लियर, क्योंकि पॉपुलेशन इस तरह से बढ़ रही है, एक चाइल्ड का पालन पोषण करना इतना डिफिकल्ट हो रहा है पेरेंट्स के लिए कि वो वन चाइल्ड नॉन पॉलिसी पे आ चुके हैं। क्लियर, चलिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आई कि हमें ये प्रोग्राम रन करना पड़ा वो हम देख ले। सबसे पहले, हेल्पिंग एडोलेसेंट्स बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस एंड एसटीआईज। प्यूबर्टी के दौरान बहुत सारे चेंजेस एक पर्सन के अंदर आते हैं, एक चाइल्ड के अंदर आते हैं, उसे खुद नहीं समझ आ रहा होता कि क्या हो रहा है। ठीक है, पेरेंट्स से पूछ नहीं सकता बहुत बार, लेकिन पेरेंट्स को क्या चाहिए कि उससे खुल के बात करें, है ना। उसको डांट के फटकार के भगाने की बजाय, चेंजेस है ना, उनकी बॉडी में भी कभी आए थे, एक पार्टी तो है। एक्चुअली होता क्या है, हम सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में बात ही नहीं करना चाहते, जो कि हमें शुरू करना चाहिए, पेरेंट्स को ही शुरू करना चाहिए। बच्चा कहीं बाहर जाके बात करेगा, पता नहीं क्या इंफॉर्मेशन उसको दे दी जाए। ठीक है, वहीं से उसका जो डेवलपमेंट है वो खराब होना शुरू हो गया। इसीलिए प्यूबर्टी के बाद 60% बच्चे बिगड़ जाते हैं, वो अपने ट्रैक से हट जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि हम क्या करते हैं, क्या करें, है ना। 40% फिर भी बचे हुए हैं आज के टाइम, पेरेंट्स की अवेयरनेस की वजह से। वो भी हमारी जो जनरेशन जो आगे बढ़ रही है उनकी सोच अलग है ना। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, बच्चे के लिए कितना जरूरी है। वो एक बाहर के एनवायरमेंट में आया है, उसको इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म घेर सकते हैं, तो उसके लिए एंटीबॉडीज वाला ब्रेस्ट फीड जो है वो बहुत जरूरी है। उसके बाद क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, डिलीवरी के बाद बच्चे की देखभाल करना, वो सब होना चाहिए। डिस्करेजिंग चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ्स एंड हैविंग मिसकॉन्सेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। मिथ्स बहुत सारे सोसाइटी में घूम रहे हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर कितना ज्यादा अभी तक है, अचार को नहीं छूना खराब हो जाएगा, तुलसी मैया को नहीं छूना खराब हो जाएगी। ठीक है भाई, पता नहीं, हमें तो पता नहीं, ऐसा तो होता नहीं है वैसे। अब न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, एक ही लेडी है घर में, पहले तो किचन में भी नहीं जाना देते थे, बाहर ही रहो तुम, तो अब खाना कहां से बनेगा, क्या अब कुछ हो रहा है? अब तो कुछ नहीं हो रहा, सब मिथ्स थे, सब मिसकंसेप्शन थे। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो इन सब चीजों से दूर ही रहना। बहुत सारे एरियाज में आज भी माना जाता है कि कॉन्डोम्स यूज नहीं करने हैं, बढ़ाओ फैमिली फिर। क्लियर, नेक्स्ट, रोल ऑफ एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑडियो विजुअल। अब देखो, मूवीज के थ्रू बच्चों को अवेयर किया जा रहा है, बहुत अच्छी मूवीज भी आ रही हैं, है ना। अक्षय कुमार को देख लो, सारे सोशल इश्यूज पे ही, पैडमैन मूवी है, तो वो कुछ ना कुछ सोशल इश्यूज को, ऑडियो विजुअल क्या होता है, देख के सुन के मूवीज उसमें एक पार्ट रोल प्ले कर सकती है। प्रिंट मीडिया,
न्यूज़पेपर में हम इस तरह के चीजें डाल सकते हैं। इन क्रिएटिंग अवेयरनेस के लिए हम ये सब चीजें कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। बहुत बार क्या होता है, किसी भी डिजीज की वजह से या स्कूल्स में भी आपने देखा होगा कि वैक्सीनेशन हो रहा है, सभी बच्चों का होगा, कंपल्सरी है, तो ये एक बेनिफिट हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिला। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स। आज के टाइम तुम्हें पढ़ने को मिल रहा है, ठीक है। सेक्स एजुकेशन को स्कूल्स में तो बहुत पहले इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, लेकिन कुछ टीचर्स ही उसके बारे में पढ़ाना ही नहीं चाहते, है ना। बस ऐसे ही बोल के रिप्रोडक्शन ही समझ आता था, उसके अंदर क्या था क्या नहीं था हमने क्या किया, सिर्फ रेटिफिकेशन किया उस चीज को, तो वो नहीं होना चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ फैमिलीज विद स्मॉल साइज, लोगों को अवेयर करो कि स्मॉल साइज के बेनिफिट्स क्या क्या है। एजुकेटिंग पीपल अबाउट बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, कौन कौन से बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस हैं, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड। सेक्स डिटर्मिनेशन एक टाइम पे इतना ज्यादा इंडिया के अंदर हो चुका था कि उसको ओवरकम करना मुश्किल हो गया था, ठीक है। तो दोनों चाइल्ड के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सरकार ने कहीं ना कहीं आज का टाइम है, ऐसी कोई जॉब नहीं है जब एक गर्ल चाइल्ड जो है उसको ऑप्ट नहीं कर सकती, राइट। तो फैमिलीज भी आज तो अवेयर है इस चीज को लेके, इतना ज्यादा नहीं है सोसाइटी में। अवेयरनेस रिगार्डिंग सोशल एविल्स लाइक सेक्स एब्यूज, सबसे ज्यादा अभी भी ये चीज हमारी सोसाइटी से नहीं निकली है। क्लियर? सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, ये अभी तक हमारी जो सोसाइटी है वहां से नहीं निकले हैं, तो इन चीजों को अभी भी हमें अलग करना है सोसाइटी से, ठीक है। हम खुद सही हो जाएंगे तो सोसाइटी सही हो जाएगी, क्योंकि सोसाइटी हमसे ही बनी हुई है। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया था, क्यों चलाया था? क्योंकि आपकी जो पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, लेकिन एक टाइम आया कि वो कंट्रोल में चली गई, कंट्रोल हो गया। फिर इसी प्रोग्राम को हमने चेंज कर दिया नाम इसका आरसीएच से। किससे कर दिया? आरसीएच से। व्हाट इज आरसीएच? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। क्योंकि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम तो क्या बता रहा है, उसको सुनने से क्या लगता है हमें कि प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के बारे में है। अब क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, चाइल्ड से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं एक रिप्रोडक्टिव आपके लाइफ के फेज में, उससे रिलेटेड हमने इस प्रोग्राम को मॉडिफाई कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए फटाफट से। उसके बाद पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, ठीक है, जो भी बता रहे हैं ना पॉपुलेशन बढ़ गई थी फिर कैसे कम हुई, वो सब डेटा यहां पर है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, सेंसस क्या होता है? हर 10 साल में जनगणना होती है, पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है, सेंसस दिया जाता है। क्या दिया जाता है? सेंसस दिया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू 2011 आवर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%। 20 जो है वो हर 1000 पे पर ईयर बढ़ रहे थे, ठीक है। तो क्या हुआ देखो, 1900 में क्या हुआ? 2 बिलियन थी, एकदम से 2000 में देखो क्या हुआ? 6 बिलियन। इतना ज्यादा एकदम से बढ़ गया था। और 2011 में 7.2 बिलियन, फिर भी कंट्रोल में आ गया ये। इधर देखें आप, इंडियन पॉपुलेशन देखो, 2 बिलियन में से 350 मिलियन तो इंडिया था, 6 बिलियन से 1 बिलियन, कितना ज्यादा है, ठीक है। लेकिन फिर वो बाद में कंट्रोल में आ गया 2021 के डेटा के हिसाब से, तो अब कंट्रोल में आ चुकी है। क्लियर? नेक्स्ट, रीजन फॉर इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज। क्या क्या रीजन है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी? ये क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड्स के अंदर, ध्यान से पढ़ना है। तो लगेगा कि ये क्या आएंगे, बट ये क्वेश्चन आ जाते हैं 1 नंबर 2 नंबर इसी तरह से। एक तो क्वेश्चन आएगा डिजीज से और दूसरा यहीं से क्वेश्चन आएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, रीजन फॉर इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज, डेथ रेट डिक्लाइन हो गया, कम हो गया। डेथ रेट क्यों डिक्लाइन हो गया? क्योंकि आपकी हेल्थ सर्विसेज बेटर हो गई। अब हम जो मरने को भी इंसान है उसको वेंटिलेटर पे जिंदा रखते हैं, कहने को तो जिंदा ही है वो, तो हेल्थ सर्विसेज बढ़ने की वजह से डेथ रेट आपका कम हो गया। डेथ रेट कम हुआ तो पॉपुलेशन बढ़ी की घटी? बढ़ी। क्लियर? रैपिड डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। देखो पहले डिलीवरीज जो होती थी वो घर पे होती थी, उस केस में या तो बच्चा मर जाता था या मदर मर जाती थी। तो उस टाइम पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी कि मदर का मरना और बच्चे का मरना दोनों ज्यादा था, ठीक है। हेल्थ सर्विसेज बढ़ी, हॉस्पिटलिटी बढ़ी, उसकी वजह से मैटरनल मतलब मदर मोर्टेलिटी रेट घट गया। अब लोग मरने घट रहे हैं तो बढ़ेगा पॉपुलेशन रेट। नेक्स्ट, डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सेम, बच्चे भी अब कम मर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज। रिप्रोड्यूसिबल एज में लोग ज्यादा हैं, रिप्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट, इंक्रीज इन हेल्थ फैसिलिटी, सबसे ज्यादा ब्लंडर इसने किया है, बट यार अच्छी बात है ये, तुम प्रोड्यूस कम करो,
क्लियर? नेक्स्ट, मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू चेक पॉपुलेशन ग्रोथ। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले तो वही बताया तुम्हें, 2 चाइल्ड नॉर्म, यानी कि हम दो हमारे दो। उसके बाद कुछ अर्बन कपल्स किस पे आ गए हैं, 1 चाइल्ड नॉर्म पे, ठीक है। स्टेट्यूटरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज, मैरिज की एज जो है वो बढ़ा दी है। अब तो मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए कितनी हो गई है, 21 ईयर्स, दोनों के लिए। अभी चेंज हुआ है ये, क्लियर, रिसेंटली चेंज हुआ है। इंसेंटिव्स गिवन टू कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, फॉर स्मॉल फैमिलीज को अभी भी कुछ पॉलिसीज चली रही हैं, जैसे कि जब पोस्ट ऑफिस है उसकी तरफ से बहुत सारी जो है पॉलिसीज चली हुई है कि ना, जिसके घर में सिर्फ एक ही चाइल्ड है और वो गर्ल है, तो उनको स्टिपेंड्स दिए जाते हैं, ताकि लोग जागरूक हो कि स्मॉल फैमिलीज के साथ रहें। बड़ी फैमिलीज लोग क्यों करते थे, गर्ल हुई लड़के के चक्कर में 5 6 7 7 लोग वहां पे हैं, है ना, तो वो हटा दिया। एक गर्ल है और वो अकेली है आपके घर में, तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं, तो फिर लोगों की सोच बदलनी शुरू हो गई। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? ये गवर्नमेंट ने किया, किसने किया, गवर्नमेंट ने, ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे। क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद देखो, अब आपका चैप्टर जो है सही से स्टार्ट हुआ है, जहां से क्वेश्चंस जो है वो आपके बनते हैं। क्लियर? सबसे पहला टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन मींस यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये वो तरीके हैं जिससे आप प्रेगनेंसी को रोक सकते हो, अनचाही अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हो। क्लियर? देखो, अब कॉन्ट्रासेप्टिव है क्या, वो डिवाइसेस जो कॉन्ट्रासेप्शन में यूज होती हैं, यानी कि प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने में यूज होती हैं। अब एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कैसी होनी चाहिए, क्वेश्चन आता है यहाँ पे। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होने के लिए क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए, कैसी वो होनी चाहिए, है ना। तो ये क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या लिखना है, इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, यूजर उसको यूज कर सके इजिली, प्राइवेसी उसकी बनी रहे, 70 लोगों को ना बुलाना पड़े उसको यूज करने के लिए, इजिली अवेलेबल, मार्केट में इजिली अवेलेबल हो, इफेक्टिव हो, है ना, ऐसा ना हो उसको यूज करके भी आप प्रेग्नेंट हो रहे हो, दैट रिवर्सिबल हो, जब कपल्स प्रेग्नेंट होना चाहें तो वो हो सके। नेक्स्ट, नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, या तो साइड इफेक्ट्स ना हो या बहुत कम हो। नो इंटरफेरेंस विद लिबिडो, लिबिडो का मतलब होता है सेक्सुअल एक्टिविटीज और एक्ट ऑफ कोइटस, कोइटस वर्ड भी कॉपुलेशन के लिए ही है, तो जो उनकी सेक्सुअल एक्टिविटीज है, कॉपुलेशन जो है, उसके बीच में कोई इंटरफेरेंस ना रहे। क्लियर? सो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होने के लिए इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, इट शुड बी इजिली अवेलेबल, इट शुड बी इफेक्टिव, रिवर्सिबल, नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, नो इंटरफेरेंस विद द लिबिडो एक्टिविटीज। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? डन। अब देखो, कॉन्ट्रासेप्टिव या बर्थ कंट्रोल मेथड आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 इज नेचुरल, नंबर 2 इज आर्टिफिशियल। नेचुरल का क्या मतलब है, मतलब आप आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर कोई यूज नहीं कर रहे। ठीक है, आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल की नॉलेज होनी चाहिए। तो कुछ आपके डेज ऐसे होते हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड में, दे आर द सेफ पीरियड, राइट। फर्टाइल पीरियड के बारे में तो सुना है, ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल में कब हुई थी, 14th डे। एक विंडो बना लेते हैं, 2-3 दिन उसके आगे, 2-3 दिन उसके पीछे, वो क्योंकि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो फ्लक्चुएट कर सकती है, राइट। तो वो एक विंडो बना ली 10 to 17 डेज की, कितने की, 10 to 17 डेज की, दे आर द सेफ पीरियड। उसके बाद वाले, वो वाला नहीं, वो तो फर्टाइल पीरियड है। 10 to 17 में तो कभी भी ओव्यूलेशन हो सकता है, ओव्यूलेशन होने के बाद भी ओवम जो है यानी कि सेकेंडरी oocyte जो है फैलोपियन ट्यूब में रहता है, उस टाइम पे स्पर्म आया तो 100% फर्टिलाइजेशन विल बी देयर। बट उससे पहले, 10 से पहले और 17 के बाद 28 दिन तक या 29 दिन तक, ये पीरियड कौन सा है, सेफ पीरियड। इसमें चांसेस प्रेगनेंसी के ना के बराबर होते हैं, लेकिन दे आर नॉट 100% श्योरिटी। इनके पास 100% श्योरिटी नहीं है प्रेगनेंसी कैन अकर, क्योंकि इमोशंस और आपके जो हार्मोन्स वो चेंज हुए तो ओव्यूलेशन कैन अकर, उससे पहले हो गया तो। ठीक है, चलिए इसके अलावा भी कुछ मेथड्स हैं। देखो, ट्रेडिशनल मेथड इनको बोला जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ अवॉइडिंग फिजिकल मीटिंग ऑफ द एग एंड स्पर्म। प्रिंसिपल क्या है ट्रेडिशनल मेथड के पीछे, आपको स्पर्म की और ओवम की मीटिंग को रोकना है। क्लियर? कैसे? उसके बाद चांसेस भाई फेलियर की बहुत ज्यादा हाई है, इसके भरोसे बैठ के नहीं रह सकते हैं कि भाई ठीक है हम नेचुरली कंसिडर कर लिया है इस चीज को, बट चांसेस आर ऑफ फेलियर आर हाई। क्लियर? मेथड्स, सबसे पहले पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। क्या है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस? वही सेफ पीरियड वाली कहानी। 10 से 17 दिन का पीरियड
यानी कि आज आपको मेंसेस आए हैं उससे 10th डे से लेके 17th को ये फर्टाइल पीरियड है। यदि किसी को प्रेग्नेंट होना है तो कोपुलेशन शुड बी डन बिटवीन दिस पीरियड ओनली, 10th टू 17 डे। उसके आसपास वाला जो पीरियड है दैट इज द सेफ पीरियड। उस टाइम पे यदि कोई कॉपुलेट करता है दैट इज द इनफर्टाइल पीरियड, उसको हम क्या मान के चलते हैं, इनफर्टाइल पीरियड। 10 to 17 डे वाला क्या है, फर्टाइल पीरियड, राइट। इनफर्टाइल मतलब सेफ पीरियड बोल दिया उसको। चलो, पीरियोडिक एब्सटेनेंस, कपल्स एब्सटेन फ्रॉम कोइटस फ्रॉम द डे 10 to 17, 10 से 17 दिन के बीच में कपल्स जो है कोइटस यानी कि कॉपुलेशन ना करें तो प्रेग्नेंट नहीं होंगे, ऐसा माना जाता है। दिस इज अ नेचुरल मेथड, कोई बाहर से चीज तो हमने यूज नहीं की, नो। नेक्स्ट, विथड्रॉल मेथड, कोइटस इंटरप्टस, कोइटस का मतलब कॉपुलेशन, इंटरप्टस यानी कि उसमें कुछ इंटरप्टस किया आपने, इसका मतलब क्या है, यदि मेल पार्टनर, ध्यान से सुनेंगे, यदि मेल पार्टनर जस्ट बिफोर द इंसेमिनेशन, पहले बोला था ये वर्ड्स याद होने चाहिए, इंसेमिनेशन मींस सीमन का रिलीज होना, है ना। दो कपल्स जो हैं कॉपुलेशन कर रहे हैं, मेल पार्टनर इंसेमिनेशन से पहले पीनस को बाहर निकाले वजाइना से और बाहर ही उसको इजेकुलेट करे, है ना, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं होंगे। ये 100% है, बट दैट डिपेंड्स ऑन द मेल पार्टनर, राइट। तो इससे बेटर क्या है, यू शुड यूज कॉन्डोम्स। तो इसको क्या बोलेंगे, विड्रोल और कोइटस इंटरप्टस। क्या लिखा हमने, इंसेमिनेशन अवॉइड किया, एज द मेल पार्टनर विड्रॉ करता है, निकाल लेता है हिज पीनस फ्रॉम द वजाइना जस्ट प्रियर टू इजेकुलेशन, इजेकुलेशन से पहले निकाल लिया, इजेकुलेशन बाहर हुई, सीमन बाहर रिलीज हुआ, देयर विल बी नो स्पर्म इनसाइड द वजाइना, क्लियर। नेक्स्ट, लैक्टेशनल एमिनोरिया, लैक्टेशन वर्ड इज फ्रॉम मिल्क, एमिनोरिया एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड। एक मदर ने अपना चाइल्ड डिलीवर किया पार्चुरेशन के बाद, कुछ महीनों तक, जब तक वो अपने बच्चे को फीड कर रही होती है, बहुत सारी फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं आते। मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं आए तो ओवम रिलीज नहीं हुआ, ओवम रिलीज होने की वजह से देखो ओव्यूलेशन हुआ, तभी तो कॉर्पस ल्यूटियम बना, डीजनरेट हुआ, प्रोजेस्टेरोन कम हुआ बॉडी में, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस। बट व्हेन देयर इज नो मेंस्ट्रुअल साइकिल देयर विल बी नो ओव्यूलेशन मींस, तो उस टाइम पीरियड में ओव्यूलेशन नहीं होता, तो चाहे वो कॉपुलेशन करते रहे देयर विल बी नो अदर प्रेगनेंसी, नेक्स्ट प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन अभी 70% विमेन के अंदर ऐसा नहीं होता, दे स्टार्ट देयर मेंस्ट्रुअल पीरियड जस्ट आफ्टर द डिलीवरी, राइट। और इसमें कोई हम 100% श्योरिटी इसके अंदर भी नहीं दे सकते। तो नेचुरल मेथड, देखो बेटा क्वेश्चन मेरे हिसाब से 100% यहां से आता है, हर साल हमने देखा है, ठीक है। तो पहला क्या है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, लर्न कर लेना। विथड्रॉल मेथड, नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है। लैक्टेशनल एमिनोरिया, लैक्टेशन होता है मिल्क फीड, याद हो जाएगा, राइट। उसके बाद है आर्टिफिशियल मेथड्स। आर्टिफिशियल मेथड्स में बहुत सारे मेथड्स हमें लर्न करने हैं, जैसे कि नंबर 1 है हमारे पास बैरियर मेथड, स्पर्मिसाइडल जेलीज, आईयूडीज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ओरल पिल्स, इंजेक्शंस, इम्प्लांट्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, सर्जिकल मेथड। एक एक करके इनको हम डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर। चले करें शुरू, चलिए। आर्टिफिशियल मेथड, बैरियर मेथड, बैरियर से देखो समझ आ रहा है तुम्हें, कुछ बैरियर बीच में लगाना पड़ेगा। अब कॉपुलेशन के दौरान लगाना पड़ेगा ताकि स्पर्म और एग की मीट ना हो, क्लियर। तो इसमें आ जाएंगे हमारे कॉन्डोम्स। चलो, बैरियर मेथड करता क्या है, इट प्रिवेंट ओवम एंड स्पर्म फ्रॉम फिजिकली मीटिंग। बेटा जो 1 मार्क क्वेश्चंस आएंगे या फिर एनटीए जो आपको क्वेश्चन देगा नीट में, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा। जो ये 2-3 लाइनें दी हुई है ना, मान लो क्वेश्चन इस तरह से आ गया, बैरियर मेथड किस बेसिस पे काम करता है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रिवेंट ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। जब क्वेश्चन लगाने बैठोगे ना इसके, तो लग रहा है आसान है, बट वो चारों ऑप्शन आपको करेक्ट दिखाई देते हैं, उसमें से मोस्ट करेक्ट आपको फाइंड आउट करना है। चाहे वो सीबीएसई का एग्जाम है, उसका भी सेम पैटर्न है, एमसीक्यूज वहां पर भी है, असर्शन रीजन वहां पे है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत 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 जरूरी है, क्लियर। चलिए, सेल्फ इंसर्टेड ऑफर प्रिवेसी टू यूजर। बैरियर मेथड जो है ये ओवम और स्पर्म को मीट करने नहीं देते, ये इसका प्रिंसिपल है। सेल्फ इंसर्टेड है, खुद से यूज कर सकते हो, किसी डॉक्टर की आपको नीड नहीं है, आपको प्रिवेसी ऑफर करते हैं, ठीक है। एंड इन दैट वी विल लर्न अबाउट द कॉन्डम्स और इसके टाइप्स, क्लियर। चलो, कॉन्डम्स किसके बने होते हैं, रबड़ और थिन लेटेक्स, इलास्टिसिटी होती है इसके अंदर,
किसी भी पर्सन के किसी भी साइज के पीनस को ये फिट हो सकता है, ये वजाइना को फिट हो सकता है। क्लियर? मेल्स के भी होते हैं, फीमेल्स के भी होते हैं। मेल्स विल इंसर्ट ऑन पीनस एंड फीमेल्स ऑन वजाइना या फिर सर्विक्स। वजाइना से अंदर सर्विक्स आप लोगों को पता है। प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीआईज, एसटीआई से आपको बचाता है मेल कॉन्डोम एंड फीमेल कॉन्डोम। क्लियर? देखो दोनों जो है एसटीआई से, कॉन्डोम ही एक ऐसा मेथड है जो आपको प्रेगनेंसी से भी बचा रहा है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन यानी कि एसटीआई जैसे कि एड्स, एचएसवी, इन सब से भी बचा रहा है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? डन। नेक्स्ट, अब डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स या वॉल्ट्स, ये दूसरा है, पहला कॉन्डोम्स था। रबर बैरियर है, ये भी कवर करते हैं सर्विक्स को ड्यूरिंग कॉपुलेशन। दे आर यूज्ड ओनली बाय फीमेल, सर्विक्स फीमेल में है, याद रखना। कॉन्डोम्स दोनों के लिए थे और डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स किसके लिए? फीमेल के लिए है। रीयूजेबल है, दोबारा इसको वॉश करके यूज किया जा सकता है। अब देखो दोबारा यूज कर रहे हो तो क्या ये प्रोटेक्ट करेंगे एसटीआई से? नहीं करेंगे। क्लियर? यूज्ड बाय फीमेल्स ओनली। नेक्स्ट स्पर्मिसाइडल जेलीज, फॉर्म्स और क्रीम्स। कुछ क्रीम्स, कुछ फॉर्म्स, कुछ जेली ऐसी आती हैं जिसको आप अपने वजाइना पे अप्लाई कर लो तो वहीं पर, या सर्विक्स के अंदर अप्लाई कर लो तो जितने भी स्पर्म्स वहां पे जाएंगे वो सारे मर जाएंगे या नॉन मोटाइल हो जाएंगे, है ना। अब ध्यान से समझो, तुमने जब स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा था वहां पे एक लाइन लिखी हुई थी कि फॉर फर्टिलाइजेशन स्पर्म के काउंट को जब हम देखते हैं तो उसमें 60% स्पर्म ऐसे होने चाहिए जिनका शेप सही हो, 40% उस सीमन के अंदर ऐसे होने चाहिए जिनका जो हाई मोटिलिटी के साथ हो, विगस मोटिलिटी के साथ हो। और अब मोटिलिटी स्पर्मिसाइडल जेलीज ने खत्म कर दी तो प्रेगनेंसी कैन बी प्रिवेंटेड। क्या एसटीआई को बचा सकते हो? नो। समझ आ रही है बात? इनको बेसिकली लोग यूज करते हैं अलॉन्ग विद द कॉन्डोम्स फॉर 100% सेफ्टी। क्लियर? नेक्स्ट देखो, पढ़ लो इसको। किल द स्पर्म्स बाय क्रिएटिंग एसिडिक पीएच, पीएच बदल देती है ये वहां का। यूज अलॉन्ग विद बैरियर मेथड, बैरियर मेथड कौन सा था बेटा हमारा? कॉन्डोम्स। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, आईयूडीज, इसको बहुत 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 ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन आता है यहां से। चलो, इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स, खुद से इंसर्ट नहीं कर सकते, या फिर एक्सपर्ट नर्सेस जो होती हैं, यूट्रस में इसको इंसर्ट किया जाता है। प्रेगनेंसी फीमेल में होती है ना कि मेल में, फीमेल में ही इसको इंसर्ट किया जाएगा। क्लियर? आईयूडीज आर वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया, सबसे ज्यादा इसी को यूज किया जाता है। क्लियर? टाइप्स, एक होते हैं नॉन मेडिकेटेड, एक होते हैं मेडिकेटेड, यानी कि कुछ मेडिकेशन आपकी बॉडी में डे बाय डे वो रिलीज कर रहे हैं जिससे यूट्रस कुछ इस तरह का हो जाता है कि वो बच्चे को इंप्लांट करने के लिए फिट नहीं है। समझ आ रही है? जाइगोट बन भी गया, इट विल रिलीज आउट थ्रू विजाइना, एंडोमेट्रियम उसको इंप्लांट नहीं होने देगी। समझ आ रही है बात मैं क्या बोल रही हूं? यहां पे फर्टिलाइजेशन को नहीं रोक रहे, क्वेश्चन आते हैं इस तरह से। वहां पे अभी तक क्या कर रहे थे? स्पर्म और एग को मीट करने से रोक रहे थे, यहां पे स्पर्म और एग मीट करेंगे बट फर्टिलाइजेशन को रोकेंगे हम। और फर्टिलाइजेशन हो भी गई, इंप्लांटेशन को रोक दोगे। किसको रोकोगे? इंप्लांटेशन को। चलो, ये नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज में जिसमें कोई मेडिकेशन नहीं होती, उसमें एक एग्जांपल आप याद करोगे, लिप्स। ठीक है, सिर्फ एग्जांपल आपने याद करना है। मेडिकेटेड को ध्यान से पढ़ना है। इसमें होते हैं एक तो जो हार्मोन रिलीज करेंगे आपकी बॉडी के अंदर, हार्मोन को इंबैलेंस कर देंगे, जिस टाइम पे जिस हार्मोन की जरूरत है उस टाइम पे वो नहीं होगा। प्रोजेस्टेरोन का बना रहना एंडोमेट्रियम के लिए जरूरी है, वो कम हो जाए तो क्या होगा? इंप्लांटेशन नहीं हो पाएगी, तो हार्मोन इनबैलेंस कर देगा बॉडी में ड्यूरिंग दैट पीरियड जब इंप्लांटेशन होना था। क्लियर? कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर वजाइना में धीरे धीरे रिलीज होता रहे तो स्पर्म की मोर्टेलिटी कम हो जाती है और मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। मोर्टेलिटी मतलब स्पर्म की डेथ। मोर्टेलिटी वर्ड इज फॉर डेथ, पढ़ा था ना ऊपर भी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो स्पर्म का मोर्टेलिटी रेट बढ़ा देंगे, मोटिलिटी कम कर देंगे, यानी कि मूवमेंट कम कर देंगी ये कॉपर। क्लियर? चलो पढ़ते हैं। हार्मोन रिलीजिंग में आपको दो एग्जाम्पल याद रखने हैं, प्रोजेस्टेसर्ट, LNG-20। कौन कौन से? प्रोजेस्टेसर्ट एंड LNG-20। कॉपर रिलीजिंग में कॉपर 7 है, कॉपर टी भी रहती है बेटा यहां पे, मल्टी लोड 375। ठीक है, नोट्स जो आपको मिलेंगे उसमें कॉपर टी कर लेना इसको, एक कॉपर टी भी होता है। कॉपर 7, मल्टी लोड 375 एंड कॉपर टी, ये कॉपर रिलीज करेंगे सारे। ठीक है,
क्या करता है, हार्मोन वाला क्या करता है, मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका, ये यूट्रस को अनसुटेबल बना देंगे ताकि इंप्लांटेशन ना हो पाए, एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म, सर्विक्स में स्पर्म्स आते ही वो मरना स्टार्ट हो जाएंगे, और यूट्रस को क्या कर दिया, वो इंप्लांटेशन ना कर सके। मान लो सर्विक्स जो है हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब भूतों का घर, भूत क्या करते हैं, आपको मार देते हैं, कुछ इस तरह से याद करो। सर्विक्स में जैसे स्पर्म्स आएंगे वो उसके लिए हॉस्टाइल है, भूतों का घर है, इनके वो मर जाएंगे। एक आधा स्पर्म बेचारा फिर भी पहुंच गया, फर्टिलाइजेशन कर दी, बट यूट्रस क्या रेडी है इंप्लांटेशन के लिए, नहीं है। तो दोनों केस में फर्टिलाइजेशन सॉरी प्रेगनेंसी कैन नॉट अकर ओवर देयर, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इंक्रीज फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होगा भाई, फेगोसाइटोसिस खाना, खाना, फेगो पीनो, दो वर्ड पढ़ते हो, फेगो मतलब खाना, पीनो मतलब पीना। सेल को खा गया, किसी सेल को खा रहा है, कौन से सेल को खा रहा है, स्पर्म को, स्पर्म इज अ सेल। तो इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन द यूट्रस, यूट्रस से स्पर्म्स किल हो रहे हैं, खाए जा रहे हैं वो, क्लियर। कॉपर आयन क्या करता है, सप्रेस यानी कि डिक्रीज कर देता है मोटिलिटी, मूवमेंट कम कर दी, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म उसको कम कर देते हैं। और क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे स्पर्म को मारा जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, मोर्टिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ये कॉपर टी दी हुई है तुम्हें, क्या दी हुई है, ये कॉपर टी है, इसमें थ्रेड होता है, क्या होता है, थ्रेड। इस कॉपर टी को मान लो ये आपका वजाइना या सर्विक्स है, इसको अंदर इस तरह से इंप्लांट कर दिया, और यहां पे धागा होता है इसका, जब भी निकालना चाहो उसको निकाल भी सकते हैं, डॉक्टर ही निकालेंगे, ठीक है। तो ये कॉपर टी जो है इस तरह से इंसर्ट कर दिया, तो कॉपर की बनी होती है, कॉपर आयन से रिलीज करती रहती है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन, डन। उसके बाद है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल यानी कि आप उसको ओरली खा रहे हो पिल्स को, हार्मोन से तो खाओगे, है ना। यहाँ पे कॉपर तो खा नहीं सकते कि वो वजाइना में चले जाए और स्पर्म्स को मारते, ऐसा नहीं हो सकता। ओरली हार्मोन्स खा रहे हो, क्या खा रहे हो, हार्मोन्स। वैसे तो बेसिकली प्रोजेस्टेरोन अकेला काम कर जाता है, प्रोजेस्टेरोन तो चाहिए ही चाहिए यदि प्रेगनेंसी रोकनी है, प्रोजेस्टेरोन के साथ एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन भी खा लेते हैं। कुछ टैबलेट्स में प्रोजेस्टेरोन अकेला और कुछ में प्रोजेस्टेरोन के साथ क्या है, एस्ट्रोजन, क्लियर। चलो पढ़े, देखो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और टैबलेट्स में दो तरह की हमने पढ़ी है यहाँ पे, एक है नॉन स्टीरॉयडल, दूसरा हमने क्या दिखा यहाँ पे, स्टीरॉयडल्स। नॉन स्टीरॉयडल में बड़ा अच्छा एग्जांपल है सहेली, ठीक है। इस पिल को बच्चों ने बनाया था जो वहां पे रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। कैसे बनाया था वो बताऊंगी, किसी चीज पे काम कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, और इसको फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था। मोड ऑफ एक्शन क्या है, इंप्लांटेशन के साथ इंटरफेयर करता है। डोसेज एक हफ्ते में सिर्फ एक बार, ये आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स का लेवल एकदम से नहीं बढ़ाता है, थोड़ा सा बढ़ाया और उतना कम भी कर दिया, हार्मोन इम्बैलेंस नहीं होता, यहां पे होगा। प्रोजेस्ट्रॉन्स यानी कि पीआरजी अलोन या फिर कॉम्बिनेशन में किसके, एस्ट्रोजन के। इनहिबिट क्या कर दिया, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन ही नहीं होने दिया। भाई कितने सालों तक अब ओव्यूलेट नहीं होने दे रहे, क्या बॉडी में चेंज नहीं आएगा, क्या बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी, हो सकता है जब आपको प्रेग्नेंट हो रहा तब आप ना हो पाओ, ठीक है। क्वालिटी ऑफ, ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू रिलेटेड एंट्री ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म्स को हॉस्टाइल बना देता है, वही सेम उसी एजेंडा पे ये काम कर रहे हैं जो हमने पहले पढ़ा, ऊपर पढ़ा। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली, रोज खानी है, रोज हार्मोन्स को गड़बड़ा रहे हो, ऑफ 20 डेज स्टार्टिंग प्रेफरली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आज मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई, आज से ही खाना शुरू करना होता है, या फिर 5 दिनों के अंदर शुरू करना पड़ता है, और रेगुलरली 21 डेज तक, फिर उसको छोड़ दो। फिर जब फर्स्ट साइकिल शुरू होगी यानी कि फर्स्ट मेंसेस स्टार्ट होगी आपकी, फर्स्ट मतलब फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस होगा, उस दिन फिर शुरू करना पड़ेगा। तो जब तक प्रेगनेंसी नहीं चाहिए यू हैव टू टेक दिस। कई बार डॉक्टर्स को सजेस्ट करते हैं, जैसे बहुत सारी गर्ल्स के अंदर ना मेंस्ट्रुअल पीरियड अनबैलेंस हो जाते हैं, 2 महीनों में एक बार आ रहे हैं, या फिर 1 महीने में 4 बार आ जाते हैं, 2 बार आ जाते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए भी इन पिल्स को दिया जाता है। डॉक्टर सजेस्ट करेंगे जब भी आपको फर्स्ट डे हो उस दिन खाओ, 21 डेज तक खाएंगे तो उससे ना बैलेंस हो जाती है। वो 28 डेज के बाद ही आएगी फिर साइकिल, हार्मोन को बैलेंस करने के लिए दिया जाता है। बट रेगुलरली इसको खाते तो इसके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं, क्लियर। इफेक्टिवनेस हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू के साथ है, साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव, बोलने को है लेस साइड इफेक्ट्स, लेकिन साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। प्रैक्टिकली ये इतना ज्यादा प्रेफरेबल नहीं है, सबसे ज्यादा एफिशिएंट या तो कॉन्डम्स को यूज करो इफ यू हैव डन विद योर फैमिली,
If you have completed your family with 2 child norm or 1 child norm, you should go for surgical methods. Clear? Next, सहेली अभी बताया ना, बच्चों ने बनाई थी, कहां बनाई थी? CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां था? लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। ये MCQ बन के क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स अंडर द स्किन, आपकी बॉडी में बेसिकली आपके जो शोल्डर्स होते हैं उसमें इम्प्लांट्स कर दिए जाते हैं। ये इम्प्लांट्स धीरे धीरे बॉडी में हॉर्मोन्स को रिलीज करते रहेंगे जिससे प्रेगनेंसी नहीं होगी। इम्प्लांट्स कैन बी ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर एंड सो ऑन। ठीक है, साइड इफेक्ट्स इनके बहुत सारे हैं। क्लियर? इम्प्लांट्स प्लेस्ड अंडर स्किन, इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर, 1 साल, 2 साल, 4 साल, जितने साल तक कराना चाहते हो। क्या है इसमें भी? प्रोजेस्टेरोन अकेला या फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या करता है? वही ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन को रोक देगा। मतलब जो हार्मोनल है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो इम्प्लांट है, पिल्स है या फिर हार्मोनल आईयूडीज हैं, सेम मोड ऑफ एक्शन पे काम करेंगे। क्या करेंगे? यूट्रस को इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे और सर्विक्स को होस्टाइल बना देंगे स्पर्म का। क्लियर? नेक्स्ट, ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। भाई स्पर्म की एंट्री हुई, सर्वाइकल म्यूकस को बदल दिया। सर्वाइकल म्यूकस क्या है? सर्विक्स जो होता है उसमें जो लिक्विड होगा उसका पीएच ऑल्टर कर दिया जिससे स्पर्म्स बनना शुरू कर देंगे। क्लियर? इंजेक्शंस यूजुअली शेयर सिमिलर मोड ऑफ एक्शन एंड कंपोजिशन एज इम्प्लांट। इम्प्लांट तो पढ़ लिया, इसी तरह से इंजेक्शंस भी लगते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए। वो बॉडी में धीरे धीरे हार्मोन रिलीज करते रहेंगे। सेम मोड ऑफ एक्शन उनका एज एन इम्प्लांट्स। क्लियर? नेक्स्ट, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। ये उनके लिए है जो अनसेफ सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो चुके हैं बट दे डू नॉट वांट कि उन्हें प्रेगनेंसी हो। ठीक है, तो 72 आवर्स के अंडर ऑफ कॉपुलेशन, जब कॉपुलेशन हुआ है उससे 72 घंटों के बीच में इस पिल को लेना होता है ताकि प्रेगनेंसी ना हो, अनवांटेड प्रेगनेंसी को बचाने के लिए। चलो टाइप्स, या तो प्रोजेस्टेरोन एलोन, वही हार्मोनल, या फिर PRG प्लस EST, और कुछ आईयूडीज भी हैं जो हमने पढ़ ली हैं। आईयूडीज जो है इस केस में हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? देखो क्या करती है, 72 घंटों के अंदर लेना पड़ेगा। एक पिल आती है आई पिल के नाम से। किसके नाम से? आई पिल के नाम से। यूज्ड टू प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम रेप और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। अब किसी बच्चे का या किसी लेडी का रेप हो चुका है ना, अब रेपिस्ट ने कॉन्डोम तो यूज किया नहीं होगा। जब वो रेपिस्ट ही है तो इतना थोड़ा सोचेगा। इन केस तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि भाई अब उस रेपिस्ट का बच्चा तो कौन रखना चाहेगा। इन दैट केस डॉक्टर उसको ये पिल दे देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, सर्जिकल और स्टेरिलाइजेशन मेथड्स। स्टेराइल कर देना। स्टेरिलाइजेशन ये वो वाला नहीं है कि आप अपने हाथों को सैनिटाइज कर रहे हो, वो वाला स्टेराइज नहीं है। स्टेरिलाइज मतलब स्टेराइल कंडीशन। एक होता है फर्टाइल, एक होता है स्टेराइल। तो स्टेराइल करना, एक तरह से हम इसमें पर्सन को बांझ बना रहे हैं ताकि वो अपने बच्चे प्रोड्यूस ना कर सके। सर्जिकल मेथड कैन बी डन इन बोथ मेल और फीमेल। पुअर रिवर्सिबिलिटी है भाई, लेकिन जो आजकल के मेथड उसमें रिवर्सिबल हो भी जाता है, लेकिन जिनके बहुत पहले ऑपरेट हो रखे हैं उनकी रिवर्सिबिलिटी करना मुश्किल है। क्लियर? पुअर रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी क्या होती है? रिवर्स करना, मतलब उसको दोबारा से फर्टाइल बना दे, ऐसा नहीं हो सकता। मोड ऑफ एक्शन देखेंगे, देखो हाईली इफेक्टिव, ये ध्यान रखना, ये करा लिया तो प्रेगनेंसी के चार्जेस 0 के बराबर। क्लियर? ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी यानी कि फैलोपियन ट्यूब। टोमी का मतलब क्या होता है? काटना, कटिंग फैलोपियन ट्यूब। कट कर रहे हो, लाइगेट कर रहे हो, बांध रहे हो उसको, ताकि देखो फ्लॉपियन टिप को ही कट और लाइगेट कर दिया तो क्या ओवम वहां से जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। इसी तरह से वैसेक्टोमी करना, व्यास डिफरेंस को कट कर देना। स्पर्म्स वहीं से तो जा रहे थे ना, उसको ही बांध दिया, कट करके बांध दिया उसको ही। आजकल तो सिर्फ नॉट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देते हैं। ठीक है, तो वो कर दिया। देखो फीमेल्स में ट्यूबेक्टमी, मेल्स में वैसेक्टमी। कट एंड टाई फैलोपियन ट्यूब, कट एंड टाई वास डिफरेंस। इंसिजन, देखो कोई भी ऑपरेट होता है तो बाहर से कहीं ना कहीं तो कट लगाना पड़ेगा, तभी तो आप ऑर्गन तक पहुंचोगे। तो इन केस ऑफ ट्यूबेक्टमी एब्डोमेन से यानी कि पेट से कट लगाएंगे, या फिर थ्रू वेजाइना, वेजाइना के वहां से, या फिर यहाँ पे क्या होगा? वैसेक्टोमी में स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस, वहीं पे तो है वास डिफरेंस। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? डन। नेक्स्ट है MTP। MTP क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है?
एंड करना किसी चीज को, किसको एंड कर रहे हो? प्रेगनेंसी को एंड कर रहे हो, या बोल सकते हैं इंड्यूस्ड एबॉर्शन। एक कई बार एबॉर्शन खुद से हो जाते हैं, ये इंड्यूस्ड एबॉर्शन है, अबॉर्शन किया गया है, ठीक है, और उसको आप क्या बोल सकते हो? एमटीपी। एमटीपी मींस इंटेंशनल वॉलेंट्री मनचाहा अबॉर्शन, टर्मिनेशन किया है प्रेगनेंसी का बिफोर फुल टर्म, पूरा बच्चा पैदा होने से या उसको डिलीवर करने से पहले इसको टर्मिनेट कर दी गई है प्रेगनेंसी। क्यों करेंगे? कोई ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है बच्चे के अंदर, या उस प्रेगनेंसी से मां को और बच्चे को दोनों को खतरा हो सकता है, इसीलिए उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है। क्लियर? सो एमटीपी, एमटीपी को लीगल कर दिया गया था इंडिया के अंदर इन 1971, बट इसको करने से पहले 2 या 3 डॉक्टर्स की पैनल होता है, ठीक है, क्योंकि इस चीज को एमटीपी को बहुत ज्यादा इसको यूज किया गया, मतलब लाइक सेक्स डिटर्मिनेशन के केस में सेक्स डिटर्मिनेशन करवाते थे लोग एंड देन दे गो फॉर एमटीपी, दैट इज इलीगल। क्या है वो? इलीगल। तो उससे बचने के लिए इसके कुछ प्रोटोकॉल्स बना दिए गए। एक पर्सन ऐसे ही एमटीपी के लिए नहीं जा सकता, सजेशन चलेगा, टीम चलेगा, पैनल चलेगा, देन शी और ही कैन गो फॉर एमटीपी। क्लियर? When MTP can be performed, कब MTP किया जा सकता है और लीगल है। क्लियर? चलो पढ़ते हैं। अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए कई बार रेप केसेस में हो जाता है, बहुत सारे रेप केसेस जो हैं वो रजिस्टर ही नहीं हुए होते कहीं पे, है ना, कि भाई सोसाइटी में नाम खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो पेरेंट्स उसको दबा के रखते हैं या गर्ल्स उसको दबा के रखती हैं, उससे क्या होता है? अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है। क्लियर? फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कई बार कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो आप यूज कर रहे हो वो फेल हो जाता है। कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, कई बार जो कपल्स होते हैं कैजुअली उन्होंने कोई प्रोटेक्शन मेजर लिया नहीं होता, इसकी वजह से देखो, यदि कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी हार्म कर सकती है बच्चे को और फिटस को, तब एमटीपी करना सही है। रेप केसेस में सही है, कपल्स नहीं चाहते कि हमें अभी बेबी चाहिए तो सही है, ठीक है। परमिशन of how many medical practitioner is needed for MTP depending on duration of gestation। ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि कितने मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत है एमटीपी करने के लिए। ये डिपेंड करेगी कि आपकी प्रेगनेंसी को कितना टाइम हुआ है, ठीक है। प्रेगनेंसी 1 मंथ की है, मतलब 12 हफ्तों अप टू 12 वीक्स, अप टू 12 वीक्स। एक महीने में कितने मंथ, कितने वीक, सॉरी 4। ये मंथ को डिनोट नहीं कर रहा है, किसको कर रहा है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर को। 3 ट्राइमेस्टर सिखाए थे ना, एक ट्राइमेस्टर में कितने महीने? 3 महीने। एक मंथ में कितने वीक? 4, तो कितने हो गए? 12। तो अप टू 12 वीक। देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड पे आपको पता है कि मेजर ऑर्गन्स बन जाते हैं, बट फिर भी पूरा बेबी जो है डेवलप नहीं होता। लेकिन ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे ही एंड करता है, लिम्स, डिजिट सब कुछ बन जाएंगे, मेजर ऑर्गन्स बन जाएंगे। यहाँ पे अभी फुली डेवलप नहीं हुआ है चाइल्ड, तो एमटीपी करना इजी है। जितना चाइल्ड अंदर ग्रो कर चुका होगा उसको खत्म करना भी तो मुश्किल है। देखो नॉर्मली वजाइना साइज बढ़ता है तब वो बच्चा बाहर आता है। अब देखो प्रेगनेंसी फुल टर्म पे नहीं है, वजाइना का साइज तो उतना ही रहेगा। उस वजाइना से बच्चे के पीसेस कट कट कर करके बाहर निकाले जाते हैं, है ना। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर द चाइल्ड एंड फॉर द मदर। चाइल्ड को तो क्या ही करना, उसको तो मारना ही है अंदर, बट फॉर द मदर एक फुल टर्म प्रेगनेंसी को या फिर 2 सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद या उस शुरू हो चुका है, कितना डिफिकल्ट है। बच्चे के सारे ऑर्गन बन चुके हैं, अंदर कट करना उसको पीसेस में, फिर उसको बाहर निकालना। एक भी पीस, छोटा सा टिश्यू यदि मदर के अंदर रह जाए तो वो उसकी जान ले सकता है, जहर बन सकता है बॉडी के अंदर। इसीलिए एमटीपी करने के बाद भी अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं कि कोई पीस बाय चांस मदर के अंदर ना रह जाए। क्लियर? समझ आ रही है बात? तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है तो एक प्रैक्टिशनर से ही काम चल जाएगा। कितने से? एक प्रैक्टिशनर से काम चल जाएगा। लेकिन उससे ज्यादा है तो प्रैक्टिशनर कितने चाहिए हमें? एटलीस्ट 2 लोगों का, 2 डॉक्टर्स का पैनल चाहिए, यहां पे सजेशन चाहिए, राइट। क्योंकि इट कैन डिजास्टर जो है ये क्रिएट कर सकता है मदर के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद है इंटेंशन बिहाइंड एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2017। एमटीपी को लीगल कर दिया, लेकिन
जो एक्ट होते हैं ना, कानून जो होते हैं, उसमें अमेंडमेंट्स आती हैं, सोशल स्टडीज में पढ़ा भी होगा। अमेंडमेंट्स क्या होते हैं? चेंजेस। तो एमटीपी एक्ट में चेंजेस आए, क्यों आए? क्योंकि इसको सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यानी कि फीमेल फर्टिसाइड के लिए मिस यूज किया जाने लग गया था। तो इसके बदले में इसमें थोड़े चेंजेस ला दिए कि अब आप एमटीपी करा सकते हो या नहीं करा सकते हो। वही डॉक्टर का पैनल बैठता है, फिर इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होते हैं, तब एमटीपी किया जा सकता है। क्लियर? अदरवाइज इलीगल है। देखो एमटीपी के चेंजेस क्यों लाए गए? रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ इलीगल अबॉर्शन, इलीगल अबॉर्शन से बचने के लिए, डिक्रीज कॉन्सिक्वेंट यानी कि रिजल्ट ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। पहले क्या होता था, जो आपकी केमिस्ट शॉप है, मान लो अनवांटेड प्रेगनेंसी है, तो वो खुद से टैबलेट दे देते थे। ठीक है, एक पैकेज होता है टैबलेट का कि ये और ये टैबलेट आप ले सकते हो। जो इमरजेंसी पिल है वो तो 72 आवर्स के अंदर ही लेनी होती है। अब 72 आवर्स से ज्यादा हो गए और देन उसको रियलाइज हुआ कि आई एम प्रेग्नेंट और मेरे को ये नहीं चाहिए, तो डॉक्टर के पास जाती थी लेडीज और वहां से वो किट लेके खुद से खाना शुरू कर देते थे। उससे क्या होता कि उसको खाने से 24 आवर्स में ही आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और आपका टर्मिनेशन हो जाता है, प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो चुकी है। बट अभी मैंने तुम्हें क्या बोला, एक भी पीस बॉडी में रह गया तो अब जब नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी वो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं आपकी। एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से बहुत सारी लेडीज की डेथ का डेटा हमें मिला, तब इसको बैन कर दिया गया। अब जो एक किट है अभी भी मिलती है, बट डॉक्टर्स से पहले डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करेगा, टाइम पीरियड देखेगा कि कितना हुआ है, जो 12 वीक से पहले वाला टाइम है तो उसमें वो किट कैन बी यूज्ड, बट बाय सेफ हैंड्स, कि आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंगली है या नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी को कितना टाइम हुआ है। अदरवाइज देखो 12 वीक से 2-4 दिन भी ऊपर हो गए तो दिक्कत है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, कॉपुलेशन का हमने आइडिया लगा लिया, बट थोड़े बहुत डेज तो हम आगे पीछे कर सकते हैं ना उसमें। कई बार मेंस्ट्रुअल पीरियड का ही हमें नहीं पता होता, हमें क्या पता हमारा ओव्यूलेशन कब हुआ, 10th डे हुआ कि 17th डे हुआ। समझ आ रही है बात? तो ठीक है, सीमेन रिलीज हुआ, बट जो कपल्स डेली कॉपुलेट कर रहे हैं उनको क्या पता है कि वो प्रेगनेंसी कौन से दिन की है। क्लियर? चलिए, एमटीपी आर सेफ अप टू 12 वीक्स बट रिस्कियर सेकंड ट्राइमेस्टर में, बहुत रिस्कियर है भाई, इसको लीगल करना जरूरी था। एमनियोसेंटेसिस, व्हाट इज इट? ये एक टेक्निक है जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर पता लगाने के लिए था। इस टेक्निक में क्या करते हैं, ध्यान से समझो। बच्चा जो है उसके फिटल सेल लिए जाते हैं इंजेक्शन से, थोड़ा सा ml हमने फ्लूइड का लिया, सेल की फ्लूइड का लिया। अब बेबी के सेल आ चुके हैं, सेल के अंदर क्रोमोसोम होते हैं ना, क्रोमोसोम का पूरा मैप हम बना सकते हैं कि बच्चे के अंदर जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो कौन कौन से हैं। उससे क्रोमोसोम का डिसऑर्डर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यदि किसी क्रोमोसोम में डिसऑर्डर है, मान लो लाइक सिकल सेल एनीमिया है, उसमें हमें पता है कि इस वाले क्रोमोसोम में दिक्कत हुई तो ये होगा। ट्राइसोमी देख लो, है ना, 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी पढ़ोगे आप आगे, है ना। तो उसके अंदर कौन से क्रोमोसोम में क्या दिक्कत है, जेनेटिक मैप आपके पास मिल गया, जेनेटिक डिसऑर्डर पता लगा सकते हो थ्रू एमनियोसेंटेसिस। लेकिन समझो ध्यान से, जो आपका सेक्स क्रोमोसोम है वो भी तो दिख रहा होगा ना, वहां पे उसकी शेप भी दिख रही होगी। यदि सेक्स क्रोमोसोम 2 अलग अलग है, अब एक्स वाई तो लिख के आएगा नहीं वहां पे, डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम किसमें होते हैं, मेल में कि फीमेल में? मेल में। और सेम हुए तो फीमेल, तो आइडेंटिफाई हो गया कि मेल बेबी है कि फीमेल है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एमनियोसेंटेसिस को अब्यूज किया जाने लग गया था, इसीलिए इसको लीगल करना जरूरी हो गया ताकि फीमेल फिटिसाइड ना हो। क्लियर? नेक्स्ट, एमनियोसेंटेसिस वही बेटा, इससे क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं फिटल सेल्स को एंड डिसॉल्व सब्सटेंसेस फ्रॉम एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड जो मदर के अंदर बैग है, वाटर बैग जिसमें बेबी है, उसमें चाइल्ड के फिटस के सेल्स होते हैं, वो निकाल लिया जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड में होते हैं, किसमें होते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड में होते हैं। टेक्निक्स यूज्ड टू चेक फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एटसेट्रा, इसको बैन कर दिया गया ताकि फीमेल फिटिसाइड को बचाया जा सके। बट इन दैट केस की जेनेटिक डिसऑर्डर है तो इसको फिर साइन कराने पड़ते हैं, अप्रूवल कराना पड़ता है, देन इट कैन बी हैंडल्ड। राइट? कोई कंफ्यूजन? डन। उसके बाद है बेटा लास्ट टॉपिक, दैट इज एसटीआईज। इससे भी आगे है एक और। बोर तो नहीं हो रहा, ज्यादा तो नहीं हो रहा, पढ़ लो, थोड़ा सा रह गया। एसटीआईज, एसटीआईज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ऑल्सो नोन एज वेनेरियल डिजीज या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। 3 नाम हमने पढ़े, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एसटीआईज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन
इसमें हमने देखो ट्रैक्ट भी लिखा है, यानी कि ट्यूब, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्शन की जो ट्यूब है, सर्विक्स है, वजाइना है ना, यूरिनरी जेनिटल डक्ट है, उसके अंदर कोई इंफेक्शन हो जाना, या इसको क्या बोल सकते हैं, वेनेरियल डिजीज। ज्यादा प्रोन या रिस्कियर ग्रुप कौन सा एज ग्रुप है, 15 to 24। नॉलेज की कमी की वजह से या हॉर्मोन्स की वजह से उसी टाइम पे ज्यादा एक सेक्सुअली एक्टिव होता है इंसान। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑफ कोर्स, क्लियर। देखो कैटेगरी, बैक्टीरियल हो सकती हैं, प्रोटोजोन हो सकती हैं, वायरल हो सकती हैं। बैक्टीरियल में पढ़ेंगे गोनोरिया, सिफाइलिस, क्लेमाइडियासिस। डन। प्रोटोजोन में ट्राइकोमोनियासिस। वायरल में जेनाइटल हर्पीस, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल वोर्ड्स एंड एड्स। डन। बैक्टीरियल और प्रोटोजोन डिजीज जो है दे आर कंप्लीटली क्योरेबल यदि उनको अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए। तो हल्की फुल्की भी वजाइना पे, पीनस पे आपको इचिंग है या कुछ इस तरह के सिम्टम्स है, यू शुड गो फॉर अ डॉक्टर, राइट। अदरवाइज अर्ली स्टेज पे कह रही हूं फिर भी क्योरेबल है, लेट स्टेज में चलेगी तो पता नहीं कौन सा बॉडी पार्ट और अफेक्ट हो जाए और आपको ये फिर जिंदगी भर अपने साथ लेके चलनी पड़ेगी, राइट। देखो अदर मोड ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस एंड एचआईवी इन्फेक्शन इंक्लूड, वैसे तो ये कॉपुलेशन की वजह से होती है, सेक्सुअल एक्टिविटीज की वजह से होती है, लेकिन जो हेपेटाइटिस बी वायरस है या एचआईवी है ये और शेयरिंग इसके जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी है हमारे पास यहाँ पे, जैसे कि नीडल शेयर करना, इन्फेक्टेड पर्सन से वही नीडल सेम दूसरे पर्सन को यूज कर लिया तो वो हो जाएगा। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इन्फेक्टेड पर्सन के यूज कर लिए देन इट कैन ट्रांसमिट। ब्लड ट्रांसफ्यूज हो गया इन्फेक्टेड मदर से फीटस को, ठीक है। तो ये आपको याद करने हैं ध्यान से, क्लियर। नेक्स्ट, सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ एसटीआई। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है? अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो बेटा सही है, फिर भी इसका इलाज हो जाएगा। सिम्टम्स ईचिंग ऑन द जेनिटल एरिया, फ्लूइड डिस्चार्ज, कई बार हम व्हाइट डिस्चार्ज को एम ही बोल देते हैं, कोई बात नहीं, होता ही रहता है, तो सबको ही होता है, बट इट कैन हैव द बैक्टीरिया इन्फेक्शन ओवर देयर, उसको एज अर्ली एज उसको हमें खत्म करना चाहिए। स्लाइट पेन, कई बार आपके जेनिटल एरियाज में स्वेलिंग हो जाती है, नॉर्मल से वो फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन कब बढ़ेगी? जब ये पीआईडी बन जाएंगी। क्या बन जाएंगे? पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। हमने इन सिम्टम्स को नहीं देखा। पेल्विक रीजन आपका कौन सा है? ये पूरा रीजन, जितने भी ऑर्गन्स हैं यहाँ पे वो सारे इन्फेक्टेड हो जाएंगे, और इवन इन्फेक्शन कैन मूव अलोंग योर बॉडी ऑल्सो, क्लियर। अबॉर्शंस, प्रेगनेंसी टिकेगी नहीं क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो खराब हो चुका है। इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसीज, स्टिल बर्थ्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। स्टिल बर्थ्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी नहीं है बट सिम्टम्स सारे आपके पास एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ही हैं, ठीक है। स्टिल बर्थ्स, मरा हुआ बच्चा पैदा होना, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक्चुअली क्या होती है? इसमें देखो, समझो ध्यान से, आपका जाइगोट कहां इंप्लांट होना चाहिए था? एंडोमेट्रियम पे, लेकिन वहां की बजाय, यूट्रस की बजाय जाइगोट कहीं और जाके इंप्लांट हो जाए, उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इवन कैन अकर इन दीज केसेस, राइट। तो अर्ली डायग्नोज जरूरी है भाई, थोड़ा बहुत भी तुम्हें लगता है इन एरियाज को आपने अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। प्रिवेंशन मेजर्स टू एसटीआई, देखो अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, जिसको आप जानते नहीं हो उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज ना करो, या फिर मल्टीपल पार्टनर शुड नॉट बी देयर, क्लियर। ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डोम्स ड्यूरिंग क्वार्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी। देखो इनफर्टाइल कपल, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद बस वो सारी टेक्निक्स पढ़ेंगे जो इन लोगों को हेल्प करने वाली हैं, क्लियर। गिफ्ट नाम से हम इसको पढ़ेंगे, आर्ट नाम से, आर्ट के अंदर गिफ्ट है बहुत सारी, तो वो हम देखेंगे। इनफर्टिलिटी है क्या? आप किस कपल को इनफर्टाइल बोलोगे? ऐसा नहीं कि शादी हुई और वो 1 साल तक बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो द कपल इज इनफर्टाइल। दे हैव टू वेट फॉर 2 years। कितने साल तक? 2 साल तक। उसके अंदर भी यदि आप प्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हो तो भाई क्या बच्चा पैदा होगा? नहीं होगा। तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद 2 साल के बाद भी यदि बेबीज प्रोड्यूस नहीं हो रहे, देन द कपल्स आर इनफर्टाइल। फिर उनके चेकअप्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, मिथ है हमारी सोसाइटी में कि प्रॉब्लम कैन ओनली अकर इन फीमेल्स, ऐसा नहीं होता, मेल पार्टनर कैन ऑल्सो हैव द प्रॉब्लम। तो दोनों का चेकअप होता है उस केस में। रीजंस क्या हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के लिए? फिजिकल हो सकते हैं, डिजीज हो सकती है कोई, साइकोलॉजिकल, क्योंकि
फर्टिलाइजेशन बेटा तभी होती है जब ओवम और स्पर्म सेम टाइम पे एम्प्यूला के अंदर हो, है ना, फलोपियन ट्यूब के अंदर हो, तभी तो फर्टिलाइजेशन कहां होगी, एम्प्यूला में, यानी कि फलोपियन ट्यूब में दोनों सेम टाइप में डिस्चार्ज होंगे वहां पे, तभी तो होगी। तो साइकोलॉजिकली आप क्या सोच रहे हो, है ना, कुछ कपल्स क्या करते हैं कि हाँ भाई वी नीड टू बी प्रेग्नेंट नाउ, है ना, तो वो स्ट्रेस लेके यदि प्रेगनेंसी होगी तो होगी ही नहीं, स्ट्रेस के साथ, यानी साइकोलॉजिकल बीमारी यदि आपको है, साइकोलॉजिकली आप सही नहीं हो, प्रेगनेंसी कैन डिलेड। क्लियर? कॉन्जेनाइटल हो सकता है, जेनेटिकल प्रॉब्लम हो सकती है, इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है, बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं। स्पर्म क्या हमारी बॉडी का सेल है, इम्यून सिस्टम नहीं काम करेगा यहाँ पे, फॉरेन सेल इज एंटरिंग इनसाइड आवर बॉडी, तो कुछ लेडीज के अंदर इसकी एंटीबॉडी बन जाती है, वो उसको रिजेक्ट कर देती है, इन दैट केस दैट इज इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर, राइट। इनफर्टिलिटी एज अ प्रॉब्लम कुड बी विद आइदर द मेल और फीमेल पार्टनर, भाई किसी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, इंडिया के अंदर फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, घर में ग्लास टूटने से लेके बच्चा ना पैदा होने तक, राइट। नेक्स्ट, help for infertile couples comes in the form of art. What is art? Assisted reproductive technologies. Assisted मतलब असिस्ट कर रहे हैं, किसको असिस्ट कर रहे हो, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज को, जो इनफर्टाइल कपल्स है उसको हेल्प करने के लिए हमारी जो साइंस है वो आगे बढ़ चुकी है। अब इनफर्टिलिटी नाम की चीज तो होनी ही नहीं चाहिए, वैसे भी आप इनफर्टाइल हो तो मेरे को नहीं लगता इन चीजों के अंदर भी घुसना चाहिए, बहुत सारे अनाथ आश्रम है ना, पिक अप वन चाइल्ड फ्रॉम देयर ओनली, उनको माँ बाप मिल जाएंगे और उस बच्चे को माँ बाप मिल जाएंगे और माँ बाप को बच्चा मिल जाएगा, ठीक है, तो भाई वो ज्यादा सही है मेरे हिसाब से तो, बट नहीं कर पाते हैं सोसाइटी की वजह से, उनके पेरेंट्स की वजह से, है ना, जो कपल्स है उनके पेरेंट्स की वजह से, ले भाई ये क्या हो गया, चलो बहुत बड़ी बीमारी लगती है उनको तो फिर ये। चलो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन वीवो फर्टिलाइजेशन, विट्रो का मतलब क्या है, बाहर, किसके बाहर, ट्यूब में, किसके ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में, हाँ हाँ, थक गई मैं बोलते बोलते। इन विट्रो लैब के अंदर, किसके अंदर, लैब के अंदर। इन वीवो इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दोनों ही आर्ट हैं, असिस्टेड टेक्निक्स हैं, लेकिन यहां पे फर्टिलाइजेशन फीमेल के अंदर ही हो रही है, फर्टिलाइजेशन फीमेल के अंदर ही होती है, ठीक है, मेल के अंदर तो नहीं होती, नहीं, फीमेल बॉडी में ही होगी। इन वीवो में क्या हुआ, फीमेल के अंदर, इन विट्रो में क्या हुआ, दोनों के स्पर्म, सॉरी एक का स्पर्म और एक का ओवम लिया गया और उसको फ्यूज कराया गया, है ना, क्या कराया गया, फ्यूज कराया गया, तो वो हो गया इन विट्रो, बाहर फर्टिलाइजेशन हो, इन वीवो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर हो। चलिए, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, कहां फर्टिलाइजेशन हो रही है, आउटसाइड द बॉडी, इन साइमुलेटेड कंडीशन, स्टिमुलेट की है अपनी कंडीशन, साइमुलेट की है मींस आपने उस सारी कंडीशन प्रोवाइड की है लेबोरेटरी के अंदर जिससे फर्टिलाइजेशन हो जाए, और ये कहां होगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, यानी कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर। क्लियर? कैन फीमेल प्रोड्यूस ओवा इन विट्रो, क्या फीमेल ओवा प्रोड्यूस कर रही है, सोचो, हाँ यस लिखा तो हाँ कर रही होगी, गलत नहीं हो सकता, हाँ बताओ, फीमेल से ओवा लिया, हम सरोगेट मदर भी तो ले सकते हैं, कोई और भी तो ले सकते हैं। देखो, अधिकतर इन विट्रो यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबीज वो करते हैं जिनका यूट्रस जो है दैट इज नॉट फिट फॉर इम्प्लांटेशन, या फैलोपियन ट्यूब में कुछ ऐसी चीजें हैं कि वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया कि इन विवो फर्टिलाइजेशन, फीमेल रिप्रोडक्टिव के अंदर ही, इसके अंदर इंसेमिनेशन करा दिया, तो यहाँ भी ओवा जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है, वैसे तो मदर ने प्रोड्यूस किया हुआ, या फिर ओवा हमने इम्प्लांट कर दिया वहां पे, ऐसा होगा। तो बेटा ये ना गलत लिखा हुआ है, इसको देख के तुम यस और नो बोल रहे हो, यहाँ पे यस आएगा, यहाँ पे नो आएगा। देखो क्यों आएगा, समझो, मदर के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है, इसके जो मेल पार्टनर है उसका स्पर्म काउंट सही नहीं है मेरे हिसाब से, ओवरी ने एग रिलीज कर दिया, इंसेमिनेशन आर्टिफिशियल कराया, स्पर्म पहुंच गया, तभी तो फर्टिलाइजेशन अंदर हो सकती है। यदि मदर का एग ही नहीं था तो कहां से फर्टिलाइजेशन हुई? क्लियर? तो वो तो इसके अंदर होना चाहिए, इसको ठीक कर लेना। क्लियर? उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर,
अब यहां फर्टिलाइजेशन बाहर हो रही है ना, एम्ब्रियो ट्रांसफर हो रही है, वहां तो जरूरत है ही नहीं। क्लियर। उसके बाद एग्जांपल इसके ZIFT जाइगोटिक इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, IUT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन पढ़ेंगे सारा, GIFT गैमेटिक इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, IUI इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर इंसेमिनेशन सॉरी। अब देखो कई बार क्या होता है, फीमेल जो है वो यहाँ नो लिखा हुआ ना, ये सही भी हो सकता है, कई बार वो नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, तो दोनों गैमीट हम वहां पे इंप्लांट करेंगे, फिर फ्यूजन होगा वहां पे। क्लियर। ठीक है, तो केस पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तब आंसर दोगे तुम इस चीज का। क्लियर। चलो सबसे पहले हमारे पास ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। स्पर्म काउंट सही नहीं होगा तभी स्पर्म के इंजेक्शन दिए जाएंगे। स्पर्म इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द एग, डायरेक्टली एग में हमने डाल दिया, इनविट्रो टेक्निक है, एग ले लिया उसमें स्पर्म का इंजेक्शन कर दिया। ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किसमें पढ़ा था, वीवो में। किसमें पढ़ा था, वीवो में। सीमन इंट्रोड्यूस इन वेजाइना, वहां पे एग ऑलरेडी था, सीमन डाल दिया उसमें, लो स्पर्म काउंट के केस में हो रहा है ऐसा। सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ, एग था वहां पे तभी तो हुआ। उसके बाद IUI इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, यूट्रस के अंदर इंसेमिनेशन करना, किसका पार्ट था, वीवो। देखो कंफ्यूज हो जाते हैं हम कई बार, IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। बेटे ध्यान से समझो थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को ना, जो टेस्ट ट्यूब बेबीज होते हैं वो जाइगोट बाहर ही बना है, एग लिया स्पर्म लिया बन गया बाहर। एग कैन बी हैविंग फ्रॉम मदर या फिर डोनर, नहीं है तो मदर के अंदर। इसी तरह से स्पर्म कैन बी फ्रॉम द फादर और डोनर, दैट डिपेंड्स कि उनका स्पर्म काउंट या उनके अंदर एग है या नहीं है, लेकिन जाइगोट आपने बाहर बनाया है। जाइगोट ध्यान से समझो, जाइगोट के अंदर जब जाइगोट डिवाइड करना स्टार्ट करता है, जाइगोट बन गया ना बाहर, जाइगोट डिवाइड करना स्टार्ट करेगा तो ब्लास्टोमियर्स बनाएगा। 16 सेल यानी कि 8 से 16 सेल तक का ब्लास्टोमियर मॉर्यूला कहां होता है, फेलोपियन ट्यूब में। अब वो 8 से 16 सेल तक का ही बना है तो वो कहां इंप्लांट करना चाहिए मदर के अंदर, फेलोपियन ट्यूब में। जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, लेकिन वो 16 से 32 का हो गया, 64 सेल का बन गया, तो वो कहां इंप्लांट होगा, यूट्रस में। ये ट्रांसफर है, ये इंसेमिनेशन है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, यानी कि सीमन आपने इंसर्ट किया है। समझ आ रही है बात। तो वो वीवो है, ये क्या है, विट्रो है। चलो उसके बाद है GIFT। GIFT किसका पार्ट था, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। फेलोपियन के अंदर गैमेट आप इंसर्ट कर रहे हो। देखो ध्यान से समझो, वीवो का मतलब फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए बॉडी के अंदर, तो गैमेट ट्रांसफर करोगे। क्या यहां पे करोगे, गैमेट तो बाहर है, फ्यूजन कराने के जाइगोट इंसर्ट करोगे। तो नाम समझो, सोचो, फिर सोचो कि वीवो है कि विट्रो है। क्लियर। फिर क्वेश्चन का आंसर देंगे हम। तो गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, फीमेल कैन प्रोवाइड कंडीशन फॉर फर्टिलाइजेशन फर्दर डेवलपमेंट। मदर का वॉर्म बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाय एनी हाउ गैमेट वो अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाई है, तो गैमेट हमने वहां पे ट्रांसफर कर दिए हैं। क्लियर। साइट ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर, वही ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है। ZIFT कब होगा, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में कब होगा, जब 8 ब्लास्टोमियर्स तक का है। उससे ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, यूट्रस के अंदर हम इंप्लांट करेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर ही आता है। इंडिया के अंदर हम बात करें, सुभाष मुखर्जी नाम के डॉक्टर थे जिन्होंने कनुप्रिया अग्रवाल नाम का बेबी प्रोड्यूस किया था, और उसका कुछ बुक्स में नाम दुर्गा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दुर्गा। क्लियर। गरिमा तो बेटे टेस्ट बेबी थोड़े, गाय है वो। गरिमा इज गाय, काओ। हम यहाँ पे ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, टेस्ट बेबी ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। वो सुभाष मुखर्जी, डॉक्टर सुभाष मुखर्जी ने बनाया था, बनाया ही बोलेंगे हम। कनुप्रिया अग्रवाल नाम का दिया था उसको, और दुर्गा के नाम से उसको जाना गया क्योंकि फर्स्ट हमारा टेस्ट ट्यूब चाइल्ड था वो इंडिया का। उससे पहले अदर कंट्रीज में डॉक्टर पेट्रूसी का नाम आप पढ़ सकते हो, उन्होंने सबसे पहले किया था इसको। उसके बाद उसी ईयर में कुछ महीनों बाद डॉक्टर सुभाष मुखर्जी ने इसको फॉलो किया। क्लियर। तो इसके बाद हमारे पास हैं कुछ क्वेश्चंस।
जो कि हम खुद से करेंगे। आई विल गिव यू द आंसर्स, आप अपने आप से चेक कर लोगे इसको। क्लियर? चलिए।